नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे भावांतर योजना की राशि को लेकर। आज मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री इंदौर में भावांतर योजना के तहत दूसरी बार 1,34,000 सोयाबीन किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के गौतमपुरा में सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह राशि किसानों की मेहनत, पसीने और परिश्रम के सम्मान का प्रतीक है। हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे, इसके लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। दरअसल सोयाबीन किसानों को एमएसपी से कम भाव मिलने पर नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार यह स्कीम चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को भावांतर योजना के तहत पहले चरण में 1,32,000 किसानों के खातों में राशि भेज चुके हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 7 नवंबर को तय कर दिया। इसके बाद हर महीने मॉडल रेट में बदलाव कर बढ़ोतरी की गई ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसान सशक्त हो, आत्मनिर्भर बने, उनकी आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने दिन बाद पैसे आते थे, सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। तो पहले 233 करोड़ और अब 249 करोड़ रुपए किसानों के खातों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये राशि ट्रांसफर करेंगे। तो मध्य प्रदेश के किसानों को एक बार फिर से सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जो वादा मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से किया था, उसको अब वे पूरा करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अनिल यादव जी, प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुलदीप सिंह भदौरिया जी, आप प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी से करूंगा। देखिए रमेश शर्मा जी, भावांतर योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो वादा किसानों से किया था लगातार पूरा कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी हो सके, वे लगातार जो है वो सशक्त बन सके, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, भावांतर योजना पे सरकार जो है वो उसकी राशि देने वाली है, लेकिन एमएसपी पर भी सरकार खरीद करती थी तमाम दूसरी फसलों की। इन दोनों में कितना अंतर है, अगर एमएसपी में खरीद करती या फिर अब भावांतर योजना, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है, उसके आधार पर किसानों की खरीदी होती है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो समर्थन मूल्य है, जिनका मिनिमम रेट तय किया है, लेकिन कई बार किसान को उस मॉडल के हिसाब से उसके दाम नहीं मिलते, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। तो मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने भावांतर योजना उन्होंने जो शुरू की है, ये किसानों के हित में वाकई एक बहुत अच्छी योजना है कि अगर उनको निर्धारित उसका जो मॉडल मूल्य तय हुआ है, उस आधार पर अगर बाजार में उसको रेट नहीं मिला तो उसकी पूर्ति सरकार उसको करती है। स्वाभाविक रूप से ये किसान के हित की एक अच्छी योजना है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार अगर ये प्रयत्न भी करे कि जो समर्थन मूल्य तय किया हुआ है, जो मॉडल रेट तय किया हुआ है, कहीं ना कहीं बाजार में वो मॉडल रेट किसान को मिले, तो उसमें सरकार का भाव जो है, सरकार के ऊपर जो भार पड़ रहा है, आर्थिक भार पड़ता है, उसकी उसमें से बचत होगी। कहीं ना कहीं बाजार पर एक नियंत्रण इस पर होना चाहिए कि जो किसान का मूल्य है वो उसके आधार पर मिले। लेकिन खैर वो जब निर्णय होगा तब होगा। लेकिन इस मामले में निश्चित रूप से सरकार की मंशा भी अच्छी है, उद्देश्य भी अच्छे है, पैसे भी बराबर किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं, उसमें किसी तरह का विलंब नहीं हो रहा है। जी
देखिए रमेश जी, जो वित्तीय एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो भावांतर योजना है ये किसानों के लिहाज से भी बेहतर है और सरकार के लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि अगर सरकार खुद खरीदी करती तो एक पूरा तंत्र उसको उसमें लगाना पड़ता, बारदाना खरीदना पड़ता, बारदाने की व्यवस्था बनानी पड़ती, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता, फिर उसको रखने के लिए जगह देनी पड़ती, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती, ये तमाम तरह की चीजें सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती। लेकिन अभी सीधा जो है वो किसान के खाते में पैसे डाल दिया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और सरकार का जो अतिरिक्त खर्च होता था उससे भी बचा जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से एक बात सही है, कोई भी काम करते हैं उसमें थोड़ी मोड़ी परेशानी अपनी जगह होती है, लेकिन क्योंकि इसमें आर्थिक भार सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, किसान का इसमें हित हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें सरकार पर जो आर्थिक भाव पड़ रहा है। बाकी ये सारी भावांतर योजना किसान के लिए मानकर के चलो को उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक प्रकार से रामबाण है ये। जी ठीक है। अनिल यादव जी, देखिए जो वादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था किसानों से वो पूरा कर रहे हैं। सोयाबीन की एमएसपी के बीच का जो भाव का अंतर था वो अब राशि लगातार मुख्यमंत्री दे रहे हैं, दूसरा आज चरण है जिसकी राशि ट्रांसफर करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भविष्य में इस योजना को बंद किया जाए और मार्केट में जैसे अगर भार ना पड़े सरकार पे, हम भी नहीं चाहते कि सरकार का या आम आदमी का पैसा, आम जनता का पैसा किसानों में जाए। हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट में एक मॉडल रेट तय कर दीजिएगा कि आप इससे नीचे अगर कोई व्यापारी खरीदता पाया जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को खर्च निकालने के बाद एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए कि भाई आपका खर्च इतना आता है और इतना आपको दिया जाएगा। उसमें एफपीक्यू की मात्रा भी तय कर दी जाए कि भाई इस मात्रा पे ये खरीदा जाएगा, इस मात्रा पे ये खरीदा जाएगा। तो ना तो सरकार को बीच में आने की आवश्यकता, ना किसान को परेशान होने की आवश्यकता है। अभी जैसे भावांतर को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह धरना देने पड़े और उसके बाद में हमने विरोध किया, ये विरोध स्वरूप कुछ चीजें सामने भी आई। सरकार की बुराई करना ही हमारी मंशा नहीं है, लेकिन किसानों को हित अगर देखना चाहिए सरकार का तो वो ये है कि एक कानून बनाया जाए, एक गारंटी दी जाए कि इससे नीचे आपकी फसल नहीं मिलेगी। तो क्या होता, व्यापारी लूटमार जो मचा रहे हैं, अब भाई सीजन पे तो बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं, आवक ज्यादा हो रही है और ये सब गुणा भाग लगा लेते हैं, लेकिन जब सीजन निकलने के महीने भर बाद ही देखेंगे तो आम जनता को, उपभोक्ता को वही माल ड्यूड़े में मिलता है। तो ये सब पे कानूनी कार्रवाई आवश्यकता है, किसानों के ऊपर ही नहीं, किसानों को ये चाहिए कि उनको कम से कम भाव भी मिले और व्यापारियों पर लगाम लगे कि जो लूटमार मचा रखी है, डबल रेट जो आम जनता को दिए जा रहे हैं महीने भर बाद में, ऐसा क्या हो गया कि भाई आपका जो है आवक बढ़ी, उस समय रेट आपने गिरा दी और महीने भर बाद ही वही फसल का मूल्य डबल ड्यूड़ा कर दिया। आप टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, कभी कभी हम सड़कों पे फेंकते हैं और महीने भर बाद वही आम जनता को डबल में भी बेचते हैं। तो ऐसा क्या, ऐसा व्यवस्था बनाई जाए सरकार के द्वारा कि किसानों के बीच बैठ करके, व्यापारियों के बीच बैठ करके, पत्रकार समूह के बीच बैठ करके और नेताओं के, विपक्ष को भी ले लीजिए आप साथ में, कि वास्तव में किसानों की परेशानी क्या, ये परेशानी को हल अगर निकालना है तो वो एक तरीका ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए कि इससे नीचे आपकी फसल नहीं बिकेगी, ये हम गारंटी देते हैं। और उसमें खर्च भी निकाला जाए कि खर्च जो है किसानों का कितना हो रहा है। भाई हम जो है लागत नहीं निकाल पाते, सही मायने में पूछा जाए तो हम किसानों के बीच रहते हैं तो उनकी लागत नहीं निकलती। अभी प्याज को लेकर के खंडवा में एक बड़ा आंदोलन, रेल रोको आंदोलन हुआ, क्या जरूरत पड़ रही भाई बार बार आंदोलन करने की? यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए बिकेगा बाद में, अभी खर्च नहीं निकल रहा डीजल का। हमारा जो है प्याज बेचने जाते हैं तो किसान ये बोलता मंडी में जाकर के कि हमें ऐसा कीजिए कि कम से कम डीजल का खर्च तो दे दीजिए, तो डीजल का खर्च नहीं मिल रहा। ऐसा किसानी करने का मोह किसानों का भंग होता जा रहा है। इसके कारण से किसान के बच्चे जो है नौकरी पेशे में आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाया जाए और उनकी जो फसल होती है उसका सीधा लाभ उन तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम चाह रहे हैं कि बिचौलियों को कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि इस प्रकार से किसान को लूटा ना जाए। कम से कम एक दायरे में खरीदी की जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर नीचे कहीं भी खरीदी होती पाई जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई व्यापारी के ऊपर की जाए। व्यापारियों की जो मनमानी मंडी के अंदर चलती है वो मनमानी को रोका जाए।
तो वो रोकना आवश्यकता है। दूसरा, बैठ करके एक मूल्य तय करने की अति आवश्यकता है कि सभी एक साथ बैठ जाए, किसान भी, सरकार भी और व्यापारी भी, कि भाई किसानों को ये समस्या है और इसका समाधान ये है, और उसके ऊपर एक कानून बना दिया जाए। जैसे स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरे खर्च निकालने के बाद, देखिए आज करोड़ों की जमीन लेकर के बैठे हैं, अगर सही मायने में पूछा जाए तो उसका ब्याज तक नहीं निकल पाता किसानों को, तो मेहनत तो छोड़िए। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले जाने के बाद में भी अगर कुछ नहीं मिल रहा तो किसान क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आज देख लीजिए, गांव में जाके फटेहाल किसान घूम रहा है, कपड़े आज भी वही, अगर बैनर पोस्टर में मुख्यमंत्री जी के साइड में छपेंगे तो वही पगड़ी लगी हुई फटेहाल में अगर पहचान है तो वो है किसान की। क्यों पहचान दिखानी पड़ रही, क्यों वो सूट बूट में नहीं है, क्यों उसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, क्यों उसके बच्चे की पढ़ाई बाहर नहीं हो रही। ठीक है, कुलदीप जी कितना सहमत है आप अनिल जी से? उनके कुछ विचारों से तो मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे पर फसल मंडी में नहीं बिकना चाहिए। और मंडी में है क्या, मंडी से बाहर भी अगर कोई व्यापारी खरीद करता है तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि निश्चित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए। वैसे भारतीय किसान संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी समर्थन नहीं करता है, क्योंकि हम तो उससे आगे बढ़कर के स्पष्ट इस बात को करते हैं कि जो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य है, सबसे पहले लागत फसल की निकाली जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि लागत नहीं निकाली जाती है ठीक से, और लागत न निकालने के कारण से सरकार के पास वो डाटा नहीं पहुंचता है, उल्टा सीधा डाटा पहुंचता है। इस वजह से जो निर्धारण होना चाहिए फसल का, वो लागत निकालिए, लागत निकालने के बाद बाकायदा एक लागत निकालने के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी हों, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी हों, जिसमें सहकारी क्षेत्र के लोग भी हों, जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी हों, और बैठ करके एक लागत निकालने की आवश्यकता है कि वो लागत निकालें, और उसके बाद लागत जितनी निकलती है उसका 25% लाभांश दे करके इस नीति को बनाया जाए। और नियम ये भी बनाया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब किसान अपनी फसल लेकर के आता है तो मंडी में व्यापारियों द्वारा उसका विकट शोषण किया जाता है ना। तो शोषण से बचाने का तरीका एक ही है कि हमें उसके लिए अच्छे से निर्धारण किया जाए मूल्य का, और वो मूल्य मिलने की उसको गारंटी दी जाए। अगर व्यापारी और मंडी में उसको मूल्य नहीं मिलता है तो सरकार उसकी भरपाई करे एक अच्छी स्कीम ला करके ना। देखिए अभी यही तो किया जा रहा है। देखिए एमएसपी की जो मांग की जा रही थी पहले किसानों की ओर से, उस पर सहमति बनती है। 5300 के करीब 5328 रुपए एमएसपी है। इसके जो भाव का जो अंतर है वो अब सरकार दे रही है। तो हालांकि सरकार तो किसानों के लिए काम कर ही रही है ना। मेरा ऐसा मानना है इसमें कि एक ये ठीक बात किया है कि भावांतर जो मॉडल रेट के ऊपर जिन किसानों का बचा हुआ है ना, वो सरकार भावांतर के तहत दे रही है। लेकिन मैंने पहले भी आपकी डिबेट में ये प्रश्न उठाया है कि जिन किसानों की फसल मॉडल रेट से नीचे बिक रही है मंडी में, उनके लिए कुछ भी नहीं है ना। मॉडल रेट से ऊपर का तो उसको भाव का अंतर मिल रहा है, लेकिन नीचे का जो अंतर है ना वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा है ना। इस वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा का देखिए आप जो बात कह रहे हैं बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि मॉडल रेट से कम पर भी फसल खरीदी जा रही है। देखिए मैंने कई सारे व्यापारियों से बात की है, किसानों से भी बात की है, तो किसानों का कहना है कि मॉडल रेट तो तय कर दिया गया, लेकिन हम जब जाते हैं तो व्यापारी हमारी जो फसल है वो मॉडल रेट से कम पर भी खरीदता है। तब फिर व्यापारियों से जो हमने इस पूरे मामले को लेकर बात की, समझा, तो उन्होंने कहा कि जिसकी फसल अच्छी होती है, जो एफएयू के मानक होते हैं, उनके तहत जो फसल आती है हम उसको मॉडल रेट पर खरीद करते हैं। लेकिन उस जो फसल खराब होती है उसको अगर हम खरीद लेंगे उसी मॉडल रेट पर तो फिर हमारा भी नुकसान होगा। और दोनों, चाहे किसान हो या व्यापारी हो, दोनों इसी समाज का हिस्सा है, तो किसी को तो फिर नुकसान होगा ही ऐसे में। नहीं, बिल्कुल है, तो उसको उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए ना। फसल हम फैक्ट्रियों में नहीं बनाते हैं, हम फसल कहाँ बनाते हैं, हम प्रकृति के नीचे 6 महीने तक उसको रखने के बाद, और बेमौसम बारिश है, तूफान है, ओला है, हमारे ऊपर तो कई अचानक से परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो इन परिस्थितियों में एक सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऊपर किसान को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। अन्यथा की स्थिति में ये बात सही है कि अभी अनिल जी ने अभी कहा कि जो किसानों का मोह भंग हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यदि किसान के बच्चे को बाहर कहीं छोटी सी भी नौकरी 10,000 रुपए महीने की भी नौकरी मिल रही है तो वो गाँव छोड़ करके जा रहा है, वो खेती नहीं करना चाहता है। ये बिल्कुल मैं उनकी, अनिल जी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, रमेश शर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजों में एक सामाजिक वातावरण बनाने की जरूरत है। भावांतर योजना निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की लागत को देख करके गांव का जो वातावरण है
वो इस समय बहुत ज्यादा कुछ बाजार पर निर्भर हो गया। बाजार वाले प्रचार करते हैं कि फला ट्रैक्टर खरीदो, फला ये खरीदो, ये खरीदो, खाद को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी परंपरागत खेती हुआ करती थी, जैविक खाद पर हमको जोर देना चाहिए, और स्थानीय हम अपने साधनों से किस प्रकार खेती कर सकते हैं उस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा एक बात, जो मैं दोनों हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं उन दोनों की इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं मंडी पर सरकार का नियंत्रण बनना चाहिए। किसान जब मंडी में पहुंचता है तो एक नंबर को तो छोड़ दीजिए, 2 नंबर में भी किसान का शोषण होता है। कई वक्त उसका गल्ला ज्यादा, वो जो तुलाटी होता है वो ज्यादा तोल लेगा, कमी खरीदी बंद कर देंगे ताकि ट्राली पड़ी रहे 2 दिन तक, और उसके बाद पर कीमत कम लगाएंगे। ये जो इस तरह का कुचक्र मंडी में चल रहा है, सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। बाकी भावांतर योजना जो है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये भावांतर योजना अच्छी है, ये किसानों के हित की अच्छी है। किसान प्रतिनिधियों को थोड़ा सा गांव में जागृति अभियान चलाना चाहिए। जी ठीक है। देखिए रमेश शर्मा जी, सरकार की जो मंशा है, सरकार उसके लिए पूरा काम कर रही है, लेकिन कई बार मंडियों में देखा गया है, कई बार जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, और इसमें जो है वो किसानों के बीच में जो मैसेज कन्वे होता है वो सीधा सरकार को लेकर के हो जाता है, वहाँ जो है उनमें टकराव की स्थिति बन जाती है। लेकिन सरकार चाह रही है, और इसीलिए भावांतर जैसी तमाम सारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है। अगर हम किसान की दृष्टि से बात करें, किसान अगर एक दाना एक खेत में डालता है, उसके 100 दाने वो निकालता है, और फिर उसके बाद भी अगर उसको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो ये जो गैप है इसको कैसे भरा जाए, कैसे उसको खेती को लाभ का धंधा फिर बनाया जा सकता है, ऐसा क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मुझसे पूछा आपने? जी जी रमेश जी। हाँ, देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता और किसान जागरूकता अभियान की बहुत आवश्यकता है। और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए तो सबसे पहले एक नंबर पर तो खुद किसान को जागरूक होना होगा। उसको अपनी किसान, अपनी मिट्टी, उसकी जागृति, और फिर कौन सा बीज वो, उसकी जागृति। आप कल्पना कर सकते हैं, कई बार ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा थोड़ी सी ओझल होती चली जा रही है। कई बार भारतीय ज्ञान परंपरा में वो संदेश आते हैं कि मौसम के किस तरह के रुख को देख करके आप कौन सी खेती करें और कौन सी ना करें। तो इस चीज पर भी कहीं ना कहीं इसलिए सामाजिक जागृति का इसमें बहुत ज्यादा, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सामाजिक जागृति बहुत आवश्यक है। और दूसरा, सरकार, 2 चीजों पर सरकार को स्टिक होना होगा। एक, समर्थन मूल्य पर स्टिक होना होगा, और दूसरा, मंडी में शोषण किसान का ना हो उस पर उसको स्टिक होना होगा। फिर किसान को भी थोड़ी धीरज ही रखना चाहिए कि बाय द वे अगर फसल ज्यादा आ गई है तो सारी की सारी ट्रालियां रात के रात में ना चली जाएं, थोड़ा सा रुक करके जाएं। इन दोनों, अब गांव में भी भंडारण की बहुत व्यवस्था हो गई है, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा रुक करके मंडी में पहुंचे। ये जागृति अभियान भी किसान के लिए बहुत आवश्यक है। जी ठीक है। अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए, जैसे पत्रकार साहब ने बोला, तो क्या होता है कि हमको आवश्यकता होती है फसलों के व्यवस्था अगली बोनी के लिए बनाने की। जैसे खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज पटाना है, बैंक का देना है, वो लगभग फसल एक ही समय पे आती है। कोई ऐसा है कि नहीं भाई महीने भर बाद आ जाए तो हम महीने भर बाद ट्राली को लेकर के जाए। अब फसल का एकदम के आना, और मंडियां व्यवस्थित उतनी है जितनी है, व्यापारी भी उतनी है, तो वो समस्या होती है। जी जी, तो वो व्यवस्था, देखिए गांव से फसल का समय एक ही रहता है, और व्यवस्था बनाने का भी समय वही रहता है। अगली बोनी भी करनी होती है, कर्ज भी पटाना होता है, तो वो सब व्यवस्थाओं के कारण पे, और जो घर में रखने की भी दिक्कत होती है, खलिहान में खुला छोड़ना। जैसे बारिश आ गई और उस समय पता लगा कि पूरी की पूरी, अभी आपने देखा होगा कहीं सोयाबीन बह गया, कहीं कुछ हो गया, जरा सा बादल अगर कुछ हो गया तो पूरी तुरंत तत्काल ट्रालियां भराती है और मंडी की तरफ ले जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बिक जाए और हमारी व्यवस्था बन जाए। तो इसके कारण थोड़ा सा हमको व्यवस्थाएं भी बनाना, घर में रखने की जगह होती नहीं है, तो जल्दबाजी का कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए सरकार को, और जैसे अभी हमारे कुलदीप जी ने बोला कि बैठ करके एक बार तय कर ले कि आपके खर्च क्या है और क्या नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से एक हर वर्ष भाई सोयाबीन का समय आए, सोयाबीन से पहले बैठ जाया करे, गेहूं चने का आए, गेहूं चने के पहले प्याज के समय आए, प्याज के समय, और एक समन्वय बैठा लिया जाए कि भाई आपका खर्च ये आया और ये आपको इनकम होनी चाहिए। उस हिसाब से
एक रेट तय किया जाए और सरकार को आवश्यकता नहीं खरीदी की, एक कानून व्यवस्था दे दी जाए मंडी व्यापारियों के लिए कि भाई ये आपके लिए मूल्य तय किए जाते हैं। देखिए सरकार खरीदे या आना तो आम जनता में, सरकार का ही पैसा जाना है, तो क्यों सरकार पैसा दे आम जनता को? भाई व्यापारियों के ऊपर वही व्यापारी बेचते हैं। अब जैसे सोयाबीन की बात ले लो, चाहे मिट्टी लगा हुआ हो, उद्योग यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो तय कर दी जाए वो फिर सरकार के लिए और व्यापारियों के लिए सेम रहे, वो अपना माल कहीं पर भी बेचे, अपनी फसल कहीं पर भी बेचे, कहीं पर भी बेचे, खुला कर दे मार्केट और एक तय कर दिया जाए कि ये खर्च निकालने के बाद आपको इतना पड़ रहा है। दूसरी बात, अभी जैसे सोयाबीन की बात आ रही, मॉडल रेट से नीचे जो बिक रहा है, अब आप फैक्ट्री में जाएंगे ऑयल उतना ही निकलेगा, तेल का भाव वही है। ऐसा तो है नहीं कि सोयाबीन जिसमें मिट्टी लगी है वो उसमें ऑयल कम निकलेगा, उसमें भी बराबर है। लेकिन क्या होता है, व्यापारी फायदा वही उठाता। अब आप देखेंगे कि जो खराब सबसे सोयाबीन है उसको सबसे ज्यादा लाभान्वित ये होंगे व्यापारी, क्योंकि उद्योग जो फैक्ट्रियों में जाता है, जो प्लांटों में जाता है, वो तेल तो लगभग वो बराबर बिकता है और जो खली वगैरह निकलती है वो भी लगभग बराबर बिकती है। तो इनको कोई नुकसान नहीं होता व्यापारियों को। सही मायने में जब ये प्लांटों के अंदर भेजते हैं, सोयाबीन प्लांट के अंदर, तो तेल का मात्रा देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता कि मिट्टी लगी और ये लगा, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। वहां तो फिल्टर हो ही जाता है। तो ये भाव से इतना अंतर ये दिखा देते हैं कि भैया जो 4,000 5,000 की चीज को 2,000 रुपए में खरीद रहे, तो इनको मान के चलिएगा कि वो 3-4 हजार का लाभ मिल रहा है, सीधे सीधे 2-3 हजार डबल इनको मिलता है लाभ। तो ये भी सरकार को एक जानकारी लेनी चाहिए कि ये फायदा अधिकतम कहाँ से उठा रहा है और इसको डाइवर्ट करके वो किसानों के खाते में फायदा पहुंचा दिया जाए, तो व्यापारियों को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन व्यापारी आप देखते हैं कि आज करोड़ों की जमीन लेकर के बैठे किसान वही का वही बैठा हुआ है, और व्यापारी आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख का धंधे करने वाला करोड़ों में खेलने लगता है 2-4-10 साल। तो ये मंत्र जो है वो सरकार को देखना चाहिए कि आखिर ये मंत्र इनके पास कहां से आया। भाई व्यापार हमसे ही कर रहे हैं, पूंजी हमसे ही वो कर रहे हैं, और हम कर्जे में डूब रहे हैं और ये फल फूल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई फले फूले नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा गैप है, इसको भरने की आवश्यकता है। इसको सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर व्यापारी का एकदम 5 साल में इतना बड़ा इनकम लेना और किसान का वहीं के वहीं खड़े हो जाना, और महंगाई दर भी देखी जाए, महंगाई दर से भी जोड़ा जाए कि कहाँ कृषि यंत्र, कहाँ डीजल, कहाँ पेट्रोल, ये सबका भाव कहाँ चला गया। हमको भी यूज करना, उपयोग में लेना पड़ता है ये सब चीजें। तो हम अगर मूल्य कम लेकर के और इनको खरीदेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? ये सब चीजें सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, कुलदीप सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो भावांतर की राशि एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।